नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप जहाँ भी होंगे वहाँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारे YouTube चैनल ऐसे स्टडी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी के लिए कक्षा 6 से 12वीं तक की NCERT पर आधारित जो सिलेबस है, सभी सब्जेक्टों की क्लास ऐसे स्टडी सेंटर। तो मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है संस्कृत के अंतर्गत प्रयत्न। इससे पहले हम आपके लिए 2 क्लास प्रोवाइड करा चुके हैं, अर्थात पहला हमारा जो टॉपिक था वो था वर्ण विचार। इसके बाद में दूसरा टॉपिक कराया था हमने उच्चारण स्थान। अगला टॉपिक है मित्रों जिसे अपन कहते हैं प्रयत्न। प्रयत्न का मतलब क्या है आप सभी जानते हैं। प्रयत्न का मतलब होता है कोशिश। क्या होता है? कोशिश। अर्थात किसी भी वर्ण को बोलने में की जाने वाली कोशिश, या कह सकते हैं परिश्रम। क्या कह सकते हैं अपन? परिश्रम। तो अपन किसी भी वर्ण को बोलते समय सबसे पहले अपन परिश्रम करते हैं या कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसको अपन कह सकते हैं परिश्रम। क्या कह सकते हैं? परिश्रम या कोशिश, ठीक है। तो इस प्रकार से अब किसी भी वर्ण को बोलने में जो परिश्रम करते हैं अपन, उसे प्रयत्न कहा जाता है, या जितना परिश्रम लगता है उसे हम प्रयत्न कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन टॉपिक अपना प्रयत्न। तो इसमें अपन अगर परिभाषा की बात करें, इसकी अपन क्या परिभाषा, तो परिभाषा में अपन कह सकते हैं कि किसी भी वर्ण को उच्चारित करने में लगे परिश्रम को प्रयत्न कहते हैं। किसी भी वर्ण को उच्चारित करने में, यानी बोलने में जो हमें परिश्रम करना पड़ता है, वही क्या कहलाता है? प्रयत्न कहलाता है। अब बात आती है प्रयत्न के भेद। क्या है? भेद, ठीक है। प्रयत्न के भेद या अपन कह सकते हैं प्रकार। भेद या प्रकार। तो कितने प्रकार होते हैं प्रयत्नों के, कितने भेद होते हैं प्रयत्नों के? तो प्रयत्न इससे लिखते हैं, चलो। प्रयत्न द्विधा। क्या? द्विधा सन्ति। 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। तो ध्यान रखना है, पहला है आपका जिसे कहते हैं अपना आभ्यंतर प्रयत्न। क्या कहते हैं? आभ्यंतर प्रयत्न, ठीक है। इसके बाद में दूसरा जो है उसे कहा जाता है बाह्य प्रयत्न। क्या है? बाह्य प्रयत्न, ठीक है। आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है, प्रयत्न 2 भागों में व्यक्त हैं। अब बात आती है आभ्यंतर प्रयत्न किसे कहते हैं, कितने होते हैं? बाह्य प्रयत्न किसे कहते हैं, कितने होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अब इनके अपना डिवाइड करते हैं, इनको अपना एक चार्ट बना करके याद करने की कोशिश करेंगे। तो अब अपन प्रयत्न हैं, जैसे इनको अपन विभाजित करते हैं 2 भागों में। पहला है आभ्यंतर प्रयत्न, ठीक है। पहला नंबर 1 कौन सा बताया था? आभ्यंतर प्रयत्न, ठीक है। इसके बाद में दूसरा बताया था हमने बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न, ठीक है। अब आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं? आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? तो आभ्यंतर प्रयत्न की संख्या है मित्रों 5।
कितनी? 5। और बाह्य प्रयत्नों की संख्या है 11। कितनी? 11। अब आपको ध्यान रखना है आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत जो प्रयत्न हैं वो आपको ध्यान रखने हैं कौन कौन से हैं। आभ्यंतर प्रयत्न में नंबर 1 आता है आपका, जिसे कहते हैं स्पष्ट। क्या है? स्पष्ट। ठीक है। इसके बाद में दूसरा है ईषद स्पष्ट। इसी से लिख देता हूँ, चलो इसी से लिखता हूँ मैं। पहला है स्पष्ट, ठीक है। दूसरा है ईषद स्पष्ट। तीसरा है ईषद विव्रत। और चौथा है विव्रत। और 5वां है संव्रत। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे ये आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या कितनी है? 5। अब बात आती है कि स्पष्ट क्या है, स्पष्ट के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। ईषद स्पष्ट क्या है, ईषद स्पष्ट के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, ये पूछा जाता है। जिस प्रकार से हमने उच्चारण स्थान पढ़े थे, उन्हीं उच्चारण स्थानों के समानार्थी हैं प्रयत्न। अर्थात हम स्पष्ट जो अभ्यंतर प्रयत्न है हमारा, इससे हमारे कौन कौन से वर्णों को रखा जाता है इसके अंतर्गत। ठीक है। तो आभ्यंतर प्रयत्न में जो स्पष्ट है इसके अंतर्गत आते हैं सभी स्पर्श व्यंजन। क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन। ठीक है। क्या आते हैं? स्पर्श व्यंजन। किसके अंतर्गत? स्पष्ट के अंतर्गत। स्पर्श व्यंजन कितने बताए थे हमने? 25। कितने बताए थे? 25। अर्थात जो हमने वर्ण विचार में बताए थे कादयो मावसाना, अर्थात क से लेकर के और माँ तक कितने होते हैं? 25। कितने वर्ण बताए थे हमने? क से लेकर के माँ तक कुल 25 वर्ण बताए थे। तो स्पर्श वर्णों के स्पर्श जो वर्ण हैं या व्यंजन हैं वे स्पष्ट के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में होते हैं इसमें है अंतस्थ वर्ण। कौन से? अंतस्थ व्यंजन। कौन से? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से बताए थे हमने? 4 बताए थे आपको, य, व, र और ल। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्पष्ट स्पर्श, ईषद स्पष्ट, अंतस्थ, ईषद विव्रत, इसमें आते हैं ऊष्म। कौन से? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से? स, स और ह। ठीक है। तो 4 वर्ण ऊष्म आते हैं। इसमें जो विव्रत है, विव्रत के अंतर्गत आते हैं हमारे स्वर। क्या आते हैं? स्वर, जिनको अपन अच कहते हैं। क्या कहते हैं? अच। कितने? 13। ठीक है। और इस संव्रत के अंतर्गत आता है केवल और केवल ह्रस्व अ। ह्रस्व अ। अब आप कहते हैं कि सर ये जो अ है, क्या ये अ स्वर नहीं है? हालांकि स्वर है, स्वर है, परंतु इसको हम दोनों में ही अगर अलग से पूछा जाए कि ह्रस्व अ आभ्यंतर प्रयत्नों में से किस प्रयत्न के अंतर्गत आता है, तो आपको बताना है संव्रत के अंतर्गत। और अगर पूछा जाता है कि स्वर या अच वर्ण आभ्यंतर प्रयत्न के किस प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं, तो बताने हैं विव्रत। ठीक है। तो इसमें अपन स्पष्ट, ईषद स्पष्ट, ईषद विव्रत, विव्रत और संव्रत, ये 5 प्रकार हो गए किसके? आभ्यंतर प्रयत्न के। तो इनमें हमको वर्ण, अब जैसे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि ऊष्म वर्णा आभ्यंतर प्रयत्नस्य कस्मिन् भेदे
लिख्यते, है ना। तो आपको ध्यान रखना है ऊष्म वर्ण जो हैं वो आभ्यंतर प्रयत्न के ईषद विव्रत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो जाता है आभ्यंतर प्रयत्न। इसके बाद में आते हैं बाह्य प्रयत्न। क्या आते हैं? बाह्य प्रयत्न। तो बाह्य प्रयत्न कितने बताए थे हमने मित्रों? 11 प्रकार के होते हैं या 11 भाग होते हैं बाह्य प्रयत्न के। ठीक है, तो अब हम बाह्य प्रयत्नों को लिखते हैं। बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी है? 11। अब बाह्य प्रयत्नों में जैसे पहला है आपका, पहला है बाह्य प्रयत्न में विवार, दूसरा है श्वास, तीसरा है अघोष, चौथा है संवार, पांचवा है नाद और छठवां है घोष, सातवां है अल्प्राण और आठवां है महाप्राण। क्या है? महाप्राण। नौवां है उदात्त और 10वां है अनुदात्त और 11वां है स्वरित। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको ध्यान रखना है। बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? 11। कौन कौन से? विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष, अल्प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो पहली बात तो हमें ये याद होनी चाहिए, इनके नाम याद होने चाहिए कि कौन से। अब मैंने जो, हो सकता है कि आपने कई पुस्तकों में पढ़े हों तो इनका क्रम दूसरी तरीक़ा से लिखा हुआ हो, लेकिन मैंने आपके याद करने की सुविधा के अनुसार इनको लिखा है। ठीक है, अब इनके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो हम इनको जरा अलग से लिखते हैं दोबारा से, केवल बाह्य प्रयत्नों को। यहाँ तक तो आपको समझ में क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से कि आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्पष्ट, नंबर 2 ईषद स्पष्ट, नंबर 3 ईषद विव्रत, नंबर 4 विव्रत और नंबर 5 समृत। ठीक है, स्पष्ट के अंतर्गत आते हैं स्पर्श व्यंजन अर्थात क से म तक, कादयो मावसाना। और ईषद स्पष्ट के अंतर्गत आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में आपको पता है य, व, र और ल। इसके बाद में है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में आपके स और ह। ठीक है, इसके बाद विव्रत में स्वर अच जितने भी हैं वो अ से लेकर के और अच प्रत्याहार के जितने भी वर्ण हैं। ठीक है, इसके बाद में है समृत। समृत में आता है केवल और केवल ह्रस्व अ। तो इस प्रकार से ये तो रही आभ्यंतर प्रयत्न की बात। अब अपन बाह्य प्रयत्नों को स्पेशल अलग से लिखते हैं कि बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं अपना बाह्य प्रयत्न। क्या लिख लेते हैं? बाह्य प्रयत्न। ठीक है, बाह्य प्रयत्न। अब बाह्य प्रयत्नों में अपन इनको विभाजित कर दें। जैसे पहला है हमारा है विवार, दूसरा है श्वास और तीसरा है अघोष। क्या है? अघोष। ठीक है, इस इन तीनों के अंतर्गत, किनके अंतर्गत? इन तीनों के अंतर्गत अर्थात विवार, श्वास और अघोष, इन तीनों के अंतर्गत आते हैं खर प्रत्याहार के वर्ण। किसके? खर प्रत्याहार के वर्ण। अब खर प्रत्याहार के वर्ण कौन कौन से आते हैं?
खर प्रत्याहार के वर्ण कौन कौन से हैं आपको पता होगा, जैसे ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, स, श और स। ये क्या है? खर प्रत्याहार के वर्ण हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण तथा ऊष्म वर्ण, है ना, ऊष्म नहीं कह सकते हैं, स, है ना, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण तथा स। ठीक है, ये किस में आते हैं? इन तीनों के अंतर्गत। किन के अंतर्गत? इन तीनों के अंतर्गत। इसके बाद में है अगला, जैसे 3 हो गए, इसके बाद में है चौथा विवार, 5वां श्वास, सॉरी संवार। क्या है? संवार। इसके बाद में है नाद और फिर है घोष। संवार, नाद, घोष, इनके अंतर्गत कौन कौन से? अब ये तीनों एक साथ चलते हैं। पहला था हमारा विवार, श्वास, अघोष। इसके बाद में दूसरा है, मतलब चौथा है संवार, 5वां नाद और 6वां घोष। इन तीनों के अंतर्गत आते हैं हस प्रत्याहार के वर्ण। हस प्रत्याहार, प्रत्याहार के वर्ण। अब प्रत्याहार आप बना सकते हैं, बताया था हमने। तो हस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? जैसे ह, य, व, र, ल, है, या, मा, ङ, ण, न, झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड और द। ये किस में आते हैं? हस प्रत्याहार में। यानी कि ह से स्टार्ट किया हमने और स तक। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये जो हस प्रत्याहार के वर्ण हैं वे इन तीनों के अंतर्गत आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हस प्रत्याहार के वर्ण बाह्य प्रयत्न के किन प्रयत्नों में लिखे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इन तीनों में ही आएंगे। या आपसे केवल ये पूछ ले कि संवार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण हैं, तो भी आपको ये हस प्रत्याहार लिखना है। आपको पूछ ले कि नाद के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण हैं, तो भी आपको यही हस प्रत्याहार लिखना है। और घोष के अंतर्गत कौन कौन से हैं, तो भी हस प्रत्याहार के सभी वर्ण। ठीक है, इसके बाद में आते हैं हमारे, ये 6 हो गए। 7वां है अपना अल्पप्राण। कौन सा है? अल्पप्राण। अल्पप्राण के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? वर्गों का, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण। ठीक है, यानी अल्पप्राण के अंतर्गत। इसके बाद में आता है यण। क्या है? यण प्रत्याहार। यण प्रत्याहार का मतलब ये यण प्रत्याहार के वर्ण, यानी कि अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं आपके प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण। ठीक है, और यण प्रत्याहार के वर्ण, अर्थात अपन इनको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। पहला वर्ण जैसे क वर्ग का क, तीसरा कौन सा हो गया? ग, और 5वां हो गया ङ। ठीक है, इसी प्रकार से च वर्ग का च, ज और य। ठीक है, फिर वह ट वर्ग का ट, द और ण। ठीक है, और त वर्ग का त, द और न। फिर आ गया प वर्ग का, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। प वर्ग का प, और इस तीसरा होता है ब, और 5वां म। क्या है? म। ठीक है, इसके अलावा यण प्रत्याहार में आते हैं य, व, र और ल। तो इस प्रकार से हमको ध्यान रखना है
अल प्राण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे? ये प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तथा यण प्रत्याहार के वर्ण। ठीक है, इसके बाद में आता है हमारा, ऊपर लिखता हूं मैं, देख यहाँ इसके बाद में है अपने 7 हो गए। 8वां है हमारा महाप्राण। क्या है? महाप्राण। इस महाप्राण के अंतर्गत क्या आता है? तो इसमें ध्यान रखना है प्रत्येक वर्ग का दूसरा, ठीक है, चौथा वर्ण, ठीक है, दूसरा और चौथा वर्ण प्लस में सल प्रत्याहार के वर्ण तथा सल प्रत्याहार के वर्ण। ठीक है, जैसे अपन बोलते हैं दूसरा वर्ण है जैसे ख, क वर्ग का ख और फिर घ। ठीक है, दूसरा और चौथा। इसी प्रकार से च वर्ग का कौन सा आता है? छ और झ। त वर्ग का थ और ध। ठीक है, और ट वर्ग का ठ और ढ। ठीक है, प वर्ग का फ और भ। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। ठीक है, सल प्रत्याहार के वर्ण। सल प्रत्याहार में कहाँ से प्रारंभ करेंगे अपन? हैं, सल प्रत्याहार में तो स स स ह। ठीक है, तो इसमें आ जाते हैं आपके सलश्च महाप्राण, यानी सल स और ह। ये वर्ण किस में आती हैं? महाप्राण में। तो ये तो रही बात महाप्राण की, कि महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण। ठीक है, और उसके साथ साथ आएंगे आपके सल प्रत्याहार के वर्ण। इसी प्रकार से अगला जो है अपना, वो हैं आपके जो 3 बचे हैं अभी, उनमें से 9 नंबर का जो है उदात्त। क्या है? उदात्त। उदात्त ये क्या है? स्वर है। अब क्या, अब तक तो होगी हमारे व्यंजनों की बात, इसके बाद में आती है स्वरों की बात, है ना। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो उदात्त में, है ना, उदात्त वर्णों में इसमें आपको लिखना है, ध्यान रखना है, उदात्त के अंतर्गत सभी प्रकार के सभी स्वर बोले तो अच, ठीक है, आते हैं, जिन पर किसी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं होता। यानी सीधी सीधी अपन जो भाषा लिखते हैं या कोई वाक्य बनाते हैं या किसी प्रकार के अपन गद्यांश लिखते हैं या पद्यांश लिखते हैं, उनमें जैसा स्वर होता है उसे वैसा ही लिखते हैं। इसके बाद में आते हैं जो 10 नंबर है, वो है अनुदात्त। क्या है? अनुदात्त। इस अनुदात्त के अंतर्गत आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि स्वर या अच वर्णों के नीचे, स्वर या अच वर्णों के नीचे आड़ी रेखा होती है। क्या होती है? आड़ी रेखा होती है। जैसे आ के नीचे ऐसे, है ना, ई इसके नीचे भी ऐसे हैं, ऊ इसके नीचे और री इसके नीचे। तो इस प्रकार से हमारे जो अनुदात्त हैं, अनु का मतलब होता है नीचे, है ना, या पीछे। तो यहाँ पर नीचे अर्थ में लेंगे अपन किसी भी स्वर वर्ण के नीचे
आड़ी रेखा होती है उसे कहते हैं अनुदात्त। ठीक है, इसके बाद में एक और बचता है जो 11वां प्रकार है इसका बाह्य प्रयत्न का, वो है स्वरित। क्या है? स्वरित। स्वरित, ठीक है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इसके अंतर्गत अच या स्वर वर्णों के ऊपर, स्वर या अच वर्णों के ऊपर खड़ी रेखा होती है। ठीक है, अच या स्वर वर्णों के ऊपर क्या होती है? खड़ी रेखा होती है। जैसे आ, इसके ऊपर ये है ना, ई है ना, इसके ऊपर ये, ठीक है, ऊ इसके ऊपर ऐसे, और रे इसके ऊपर ये। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। कई बार पूछा जाता है कि निम्न में से किस प्रकार के बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत स्वर वर्णों के ऊपर खड़ी रेखा होती है, तो आपको ध्यान रखना है। अपन को ये तो ध्यान रखता है कि उदात्त, अनुदात्त और स्वरित वर्णों को हमने पढ़ा था, स्वरित को पढ़ा, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित पढ़े थे। उस समय बताया था कि कहीं स्वर के नीचे आड़ी रेखा होती है, कहीं स्वर के ऊपर खड़ी रेखा होती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है विशेष तौर पर कि जो अनुदात्त है, अनुदात्त का मतलब होता है नीचे, और स्वरित का मतलब होता है ऊपर खड़ी हुई रेखा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रही बात आपकी कौन सी? बाह्य प्रयत्नों की। ठीक है, तो अब एक जो तरीका है इनको याद करने का बाह्य प्रयत्नों को, कि बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, क्योंकि बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी है? अधिक है। बाह्य प्रयत्नों की संख्या अधिक है। अब बाह्य प्रयत्नों की संख्या जो अधिक है, इसीलिए हम इनको याद करने में थोड़ी कठिनाई का अनुभव करते हैं। क्या करते हैं? कठिनाई का अनुभव करते हैं। अब हमको ये याद कैसे रहें हैं? तो याद रखने के लिए एक श्लोक टाइप में, अगर आप श्लोक के रूप में याद कर सकें तो मैं बता देता हूँ कि खरो विवारा श्वास अघोषा, ठीक है, हस संवारा, हस संवारा नादा घोषा। वर्गाणां प्रथमा तृतीय पंचमा यण चाल्प प्राणा। वर्गाणां प्रथमा तृतीय पंचमा यण चाल्प प्राणा, और वर्गाणां द्वितीय चतुर्थ सलश्च महाप्राणा। क्या है? महाप्राणा। वर्गाणां प्रथमा द्वितीय चतुर्थ सलश्च महाप्राणा। ठीक है, अब अगर ये आपको 3 लाइन याद रहती हैं, ठीक है, 4 ही मान लेते हैं अपन इनको, क्योंकि खरो विवारा श्वास घोषा है ना, हस संवारा नादा घोषा, वर्गाणां प्रथमा तृतीय पंचमा यण चाल्प प्राणा, और वर्गाणां द्वितीय चतुर्थ सलश्च महाप्राणा। अब इसको अपना अर्थ के रूप में लेते हैं। तो देखो, खर प्रत्याहार, खर प्रत्याहार आता है आपका विवार, श्वास, अघोष। क्या आता है? विवार, श्वास और अघोष। इसी प्रकार से हस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं आपके संवार, नाद, घोष। यानी हस प्रत्याहार जो है उसके वो किसके अंतर्गत आता है? संवार, नाद और घोष। इसी प्रकार से वर्गाणाम यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण तथा यण प्रत्याहार के वर्ण किसमें आते हैं? अल्प प्राण में। किसमें? अल्प प्राण में। इसी प्रकार वर्गों का दूसरा,
चौथा वर्ण तथा सल प्रत्याहार के वर्ण किस में आएंगे? महाप्राण में। बाकी के जो 3 हैं आपके उदात्त और अनुदात्त तथा स्वरित वही बचते हैं। ये 8 प्रत्याहारों में आने वाले वर्णों को याद करने का एक तरह से श्लोक मान लें, पद्य मान लें, जैसे भी आपको याद हो सकें आपको याद करने हैं कि कौन से वर्ण के अंतर्गत, मतलब कौन से महाप्राण के अंतर्गत कौन सा वर्ण आता है। अब बात आती है प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे। प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे? आपको केवल ये दे दिया छ और झ, ठीक है, और आपको दे दिया ये 2 ही वर्ण दे दिए, छ और झ, या ये दे दिया ध, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कौन कौन से प्रयत्नों के अंतर्गत आते हैं। अगर आपको प्रश्न अच्छी तरह से पढ़ना है, अगर आप इनके बारे में पूछता है आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्नों के बारे में पूछता है तो कौन सा होगा, और बाह्य प्रयत्न के बारे में पूछता है तो कौन सा होगा, ये विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। ये आभ्यंतर प्रयत्नों में तो आएंगे किसके अंतर्गत? स्पष्ट के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? स्पष्ट के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि स्पष्ट के अंतर्गत सभी प्रकार के व्यंजन आ रहे थे, अर्थात वर्गीय व्यंजन और या कादयो मावसाना जो हमने बताए थे वो सभी किसके अंतर्गत आ रहे थे? आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत, स्पष्ट, है ना। अगर ये बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत पूछें तो अभी हमको देखना है, देखो ये दूसरे नंबर का वर्ण है वर्ग का, ये चौथे नंबर का वर्ण है, तो ये अगर ये श्लोक याद है तो आपको अपने आप स्वतः ही ध्यान आ जाता है कि वर्गों का दूसरा और चौथा वर्ण तथा सल प्रत्याहार के वर्ण किस में आते हैं? महाप्राण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इस एक तो इनका हो गया महाप्राण बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत, और आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत हो गया स्पष्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से किसी भी वर्ण को पूछा जा सकता है। अब आपसे पूछे जाए जैसे स्वर वर्ण, स्वर वर्ण किस प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं? तो आपको पता है, हमने बताया था अभ्यंतर प्रयत्न जो है, आभ्यंतर प्रयत्न जो थे उनमें से किसके अंतर्गत आए थे? संवृत के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते थे? विव्रत और संवृत। यानी संवृत में तो केवल ह्रस्व अ और विव्रत में सभी स्वर। तो इस प्रकार आपको ये ध्यान रखना है। तो ये तो रहा मित्रों आज का आपका टॉपिक, छोटा सा प्रयत्न, है ना। तो प्रयत्नों में, प्रयत्न जो टॉपिक है, इन प्रयत्नों में आपको मेरे हिसाब से किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, और जहाँ तक है आशा करता हूँ आप पूरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद मित्रों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप मस्त रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, और हमारे YouTube चैनल ऐसे स्टडी सेंटर को लाइक करें। धन्यवाद।